Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से पूजा कंप्यूटर एंड ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज जो हम जब स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 4 इंटरनेट। सबने नाम सुना होगा इसका और सब यूज़ भी करते होंगे आप। तो आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आएगा ये टॉपिक और इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। तो शुरू करते हैं अपन। तो मैं आपको सीधा RSIT की बुक के अकॉर्डिंग ही पढ़ाऊँगा इसको पूरे चैप्टर को। तो आप मैं यहाँ पे देख सकते हो आप आराम से। RSIT की बुक्स मैंने ओपन कर रखी है इंटरनेट में। तो चैप्टर नंबर 4 इंटरनेट का परिचय। सबसे पहले तो बात आती है इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इंटरनेट का जो फुल फॉर्म होता है वो इंटरनेशनल नेटवर्क होता है। अब दूसरी बात करते हैं अपन परिभाषा की। तो परिभाषा के अंदर क्या आएगा, इंटरनेट सूचना का सुपर हाईवे। मतलब जो भी आप इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो इंटरनेट के माध्यम से आप ले सकते हो। किसके माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। उसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें चाहिए, देखो वेब ब्राउज़र की आवश्यकता पड़ेगी आपको इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता पड़ेगी। उसको एक्सेस कैसे करते हैं वो इसके अलग अलग तरीके पड़ेंगे इसके अंदर। तो आराम से आप वीडियो को स्किप करके इसको पॉज करके इसको देख सकते हो आराम से कि क्या क्या होता है इसके अंदर। आप किस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हो इंफॉर्मेशन पता करने के लिए, या फिर फॉर्म वगैरह जो भी है। एक तरह से मान के चलो कि अगर आपको कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको इंटरनेट का ही प्रयोग करना पड़ेगा। अदर इंफॉर्मेशन मतलब कि आउटसाइड इंफॉर्मेशन चाहिए तो अगली बात करते हैं। तो आपको यहाँ पे दो ही चीज़ें याद रखनी है इंटरनेट का परिचय के अंदर। सबसे पहली चीज़, इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल नेटवर्क। दूसरा है इंटरनेट को सूचना का सुपर हाईवे भी कहते हैं, क्योंकि यह हर तरह की जो इंफॉर्मेशन होती है वो आपको प्रोवाइड करवा सकता है, करवाता है। अगली चीज़ आपको छायाचित्र के माध्यम से दिख रही होगी कैसे आप इसके अंदर एक्सेस करते हो एक इंटरनेट को। तो उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके RSIT से रिलेटेड जो क्वेश्चन करता है वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक दिख रहा होगा आपको ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसका फुल फॉर्म नेम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे किस तरीके से वो इंटरनेट को एक्सेस करवाता है वो सारी चीज़ें आपको लिखी हुई मिलेगी। आप आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो, ठीक है। अगली इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके पास मोडेम। अब आपके पास इंटरनेट को एक्सेस करवाने के लिए दूसरी चीज़ आती है मोडेम, ठीक है ना। आपने देखा होगा BSNL वगैरह के अलग अलग, अभी जियो का भी चलने लग गया। तो वो अलग अलग तरह के मोडेम आप यूज़ कर सकते हो और उसको इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो। उसके अंदर आपको WAN और LAN जो कि फुल जो आपकी जो सर्विस होती है वो काम में आती है। WAN का मतलब वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क और LAN का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है ना। तो अगली चीज़ चलते हैं इसके अंदर। आपके पास मोडेम के अंदर अलग अलग आपको छोटा मोडेम, बड़ा मोडेम, ये सारी चीज़ें मिल जाएगी इसके अंदर। और अगला इसके अंदर आता है मोडेम का पूरा नाम जो होता है वो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे आपके पास ISP। तो ISP का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है दोस्तों। तो अपने को पूरा एक तरह से विस्तार से पढ़ना नहीं, अपने को पॉइंटों पे ही ध्यान देना है और वो क्या काम में आ सकते हैं या आपके RSIT में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या नहीं जा सकते, उसके अकॉर्डिंग ही बात करेंगे अपन पूरा तरीके से। एक तरह से ये जो लैंग्वेज लिखी हुई है कि कहाँ पे काम ले सकते हैं, कहाँ पे, उसके बारे में भी अपन आगे बात करेंगे। इंटरनेट कनेक्टिविटी के प्रकार, तो पहला तो है डायल अप कनेक्शन जो मॉडेम से रिलेट करता है। दूसरा ब्रॉडबैंड जो ऑफिस वगैरह में या सरकारी कार्यालयों में लगा हुआ मिलेगा आपको, जिसमें DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, WAN, LAN सारी चीज़ें जो आती है उसी के माध्यम से ब्रॉडबैंड चल पाता है आपके। अगला इसके अंदर आएगा होगा वाईफाई, वायरलेस फिडेलिटी, ठीक है। इसके फुल फॉर्म जो मैं बोल रहा हूँ आपको याद रखना है, ध्यान रखना है इस चीज़ का। वायरलेस फिडेलिटी आप कनेक्ट कैसे करवाते हो, आपको सबको पता है कि आप वाईफाई कैसे यूज़ करते हो, हॉटस्पॉट्स का नाम सुना होगा, उसको कैसे कनेक्ट करते हो, वो सब चीज़ें। DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन जो कि ब्रॉडबैंड के अंदर इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, इसी के माध्यम से एक इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी हो वो एक्टिव होती है, ये भी ध्यान रखना। केबल कनेक्शन से भी आप यूज़ कर सकते हो इंटरनेट को, या उपग्रह या मोबाइल के माध्यम से हॉटस्पॉट्स वगैरह के यूज़ कर सकते हो। अभी यहाँ पे 3G और 4G, कई बार जनरली सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 3G का फुल फॉर्म बताइए, ठीक है। तो 3G का मतलब या 4G या 2G का मतलब क्या, 3 का मतलब थर्ड होता है, 2 का मतलब 2 होता है, ये कोई दिक्कत नहीं सबको। लेकिन G का मतलब यहाँ पे जनरेशन से है, जो कि आप मोबाइल की जनरेशन की बात करते हैं तब की बात होती है ये। अब इंटरनेट, ये इंटरनेट जब एक मान के चलो कि इंटरनेट का जब आविष्कार नहीं हुआ था या उसको यूज़ में नहीं लिया जाता था, तब ये इंट्रानेट यूज़ होता है जो आमतौर पे एक सिस्टम से रिलेट करता था या एक ऑफिस कार्यालय को ही इंटरनेट पर प्रोवाइड करवाता था। और अब इंटरनेट चल गया तो आप किसी भी तरह की सूचना किसी भी वर्ड
वर्ल्ड के किसी भी देश की सूचना आप पता कर सकते हो इंटरनेट के माध्यम से। ठीक है, उसके बाद में आपके पास में आएगा अगला जो ऑप्शन आएगा, वो दोनों में डिफरेंट करना होगा यहाँ पे। तो डिफरेंट में एक तरह से ये सीमित इंटरनेट को बोल सकते हो आप, सीमित नेटवर्क है, और जबकि इंटरनेट जो है वो पूरा विस्तृत नेटवर्क है। ये ऑफिस वगैरह के पर्टिकुलरली सेलेक्टेड जिसमें अपन लेते हैं उसी में काम आता है, बाकी इंटरनेट को तो आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो ये सारी चीज़ें। उसके बाद में वर्ल्ड वाइड वेब का नाम सुना होगा आपने, www। वेबसाइट ओपन करने के लिए क्या काम आता है? फॉर एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अपन पढ़नी है वो है आपको वेब ब्राउज़र जो दिख रहे हैं। पहली चीज़ ये नोट कर लेना कि सब जितने भी वेब ब्राउज़र हैं वो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। दूसरा चीज़ उसके अंदर होम पेज जो भी आपके सामने ये जो विंडो खुली हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ वेब ब्राउज़र कौन कौन से होते हैं। क्रोम का नाम सुना होगा, मोजिला फायरफॉक्स का नाम सुना होगा, यूसी ब्राउज़र का नाम सुना होगा तुमने। तो ये मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इंटरनेट पे ही सर्च कर लेते हैं अपन। और ये देखो ये सारे जितने भी दिख रहे हैं आपको इमेजेस के अंदर दिखा दूँ मैं आपको। ये देखो ये वाले सफारी आ गया, यहाँ पे ओपेरा मिनी आ गया, मोजिला फायरफॉक्स आ गया, क्रोम आ गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर आ गया। ये यहाँ पे आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी इनकी। और एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें कई बार आपके RSET में पूछा जा चुका है क्वेश्चन है कि जो आपका वेब ब्राउज़र होता है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ध्यान रखना। जैसे अपने MS वर्ड के अंदर ऑफिस के जो जितने भी सॉफ्टवेयर पढ़े थे वो भी सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात भी करेंगे अपन आगे। तो अब यहाँ से आप आराम से पढ़ सकते हो कि वेब ब्राउज़र क्या करते हैं। जो भी आप कंटेंट डालते हो या सूचना के लिए डालते हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट वो उस सूचना को गैदर करते हैं, कलेक्ट करके आपको रिजल्ट देता है। और वो कहाँ दिखाई देता है आपको? आपके वेब पेज पे दिखाई देता है। और आप ये भी ध्यान रखना कि जैसे अपने MS वर्ड में क्या पढ़ा था कि पेज को अपन डॉक्यूमेंट बोल रहे थे, एक्सेल में पढ़ रहे थे तो अपना वर्कशीट या स्प्रेडशीट बोल रहे थे। यहाँ पे अपने को जो भी पेज होगा उसको वेब पेज कहा जाता है, ध्यान रखना। और ये जो बार दिख रही है जहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ अभी, इसको बोलते हैं एड्रेस बार, जहाँ पे अपन वेबसाइट वगैरह का वेबसाइट को लिखते हैं, www HTTPS ये सारी चीज़ें लिखते हैं। अब एक वेबसाइट का कैसे होता है, बनती है, वो उसके बारे में पढ़ सकते हैं अपन आगे थोड़ा सा। ये देखो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये देखो। अब यहाँ पे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL डलता है पूरा जो कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है ना। अब देखो HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। उसके बाद में आपका अनुपात का साइन लगाना है जिसको अपन रेशियो वाला बोलते हैं, उसके बाद ओब्लिक लगाना। www एक वेबसाइट का निर्माण कैसे होता है वो आप यहाँ पे सामने सिंपली देख सकते हो, कितने भागों में डिवाइड होती है, कितने टुकड़ों में डिवाइड होती है एक वेबसाइट, उसके बाद में जाके आपकी बनती है। तो ये जो आपका HTTPS है वो प्रोटोकॉल कहलाता है। उसके बाद में www है वो सब डोमेन नेम का नाम सुना होगा, DNS डोमेन नेम सिस्टम। उसके बाद में मुख्य डोमेन नेम आपका गूगल है। उसके बाद में टॉप लेवल डोमेन कॉम, जैसे यहाँ पे एग्जाम आपको सीट दिख रही है यहाँ पे .edu का मतलब एजुकेशन रिलेटेड, यानी .edu किसी वेबसाइट के आगे लगता है तो मतलब वो कहीं ना कहीं शिक्षा से संबंधित वेबसाइट ही खुलेगी। .com व्यवसायिक प्रकार की, जिसमें किसी भी प्रकार की वेबसाइट आ सकती है। .gov मतलब किसी देश की सरकार या किसी भी सरकार के बारे में .gov, यहाँ में गवर्नमेंट है इसका फुल फॉर्म। .net नेटवर्क के बारे में, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की बात करेगा कौन से नेटवर्क से ये चीज़ आ रही है। .org ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करेगी ये सारी चीज़ें। तो एक तरह से शीट को जो दिख रहे हैं आपको ये डोमेन नेम बोलते हैं इसको, जिसको कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि DNS का फुल फॉर्म बताइए आप, तो DNS का फुल फॉर्म बताया वो डोमेन नेम सिस्टम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस तरीके से, अब ये URL जो बना हुआ है रिसोर्स नेम लिखा हुआ पूरा ये देखो, पूरा ये जो www से लेके यहाँ पे .com पे पूरा रिसोर्स नेम है। लेकिन इसके अंदर भी अपन ने 3 भागों में डिवाइड कर दिया इसको। एक तो डोमेन नेम हो गया, एक सब डोमेन हो गया, एक टॉप लेवल डोमेन हो गया, और ये प्रोटोकॉल हो गया, ठीक है। प्रोटोकॉल मतलब आपकी वेबसाइट की सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये काम करता है। और क्लिक करोगे आगे और तो आपके डोमेन नेम सिस्टम के बारे में पता पड़ जाएगा आपको। DNS का जो दिख रहा है वेब ब्राउज़र के अंदर क्या चीज़ें आ रही है, क्या सर्च कर सकते हो आप। देखो यहाँ पे दिख रहा होगा लोकेट किसी भी वेब वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी भी चीज़ को, यानी www को किसी भी कंटेंट को लोकेट करने का और करने के बाद उसको प्राप्त करता है, प्रदर्शित करवाता है आपके सामने, जिसमें वीडियो कंटेंट हो सकता है, इमेज हो सकती है, या फिर आपने नाम सुना होगा विकीपीडिया का, उसके अंदर सारी हिस्ट्रिकल चीज़ें जो थ्योरी होती है वो सारी चीज़ें आ जाती है। इन्फॉर्मेशन चाहे भी फास्ट फ्यूचर प्रेजेंट किसी की भी बात कर रहे हो तो वो आपको प्रोवाइड करवाता है, किसके माध्यम से? सिंपली वेब ब्राउज़र के माध्यम से। तो अभी जो पढ़ा अपन ने उसको एनालाइज करते हैं एक बार। सबसे पहली चीज़ पढ़ी थी अपन ने
इंटरनेट उसका फुल फॉर्म, ठीक है ना, फुल फॉर्म मतलब इंटरनेट इंटरनेशनल नेटवर्क। उसके बाद में उसको क्या बोलते हैं अपन, सूचना का सुपर हाईवे, ठीक है। उसके बाद में उसको एक्सेस करवाने के लिए क्या करते हैं अपन, मॉडेम हो गया, ब्रॉडबैंड हो गया, डायल अप कनेक्शन हो गया, या वाईफाई हो गया, तो इनसे आप इसको एक्सेस करवा सकते हो। उसके बाद में अगर सिंपली जनरली क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आपका इंटरनेट का जो प्रयोग है वो किस किस में होता है, सामाजिक या उपयोग बताइए, तो घरेलू काम में हो सकता है, मनोरंजन में हो सकता है, इसका भी प्रयोग एक तरह से गेमिंग वगैरह में हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे आपको दिखेगा है कि एड्रेस बार, एड्रेस बार में मैंने बता दिया तुम्हारे को कि यहाँ पे वेबसाइट डलती है, वेबसाइट मैंने बताया था तुम्हारे को, ये जो अभी बताया था, इस वेबसाइट को कैसे आप तोड़ते हो उसमें, ठीक है ना। और यहाँ पे HTTP बोलते हैं इसको, HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है ना, जो भी अपन ने बता था ना यहाँ पे HTTP, तो उसके लिए बात कर रहा हूँ मैं। अगली चीज़ है आपके पास इसके अंदर, इंटरनेट के अंदर, ये वेब प्रोटोकॉल इंटरनेट हो गया, सर्च इंजन। अच्छा एक और चीज़ आती है सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या होते हैं, जैसे गूगल लिखा मैंने अभी यहाँ पे, तो गूगल एक तरह से सर्च इंजन है। सर्च इंजन का मतलब जो कंटेंट आप सर्च कर रहे हो किसके माध्यम से, वेब ब्राउजर के अंदर जा रहे हो आप, ठीक है। उसके बाद एड्रेस बार, अगर आपके पास पूरी प्योर वेबसाइट है तो आप डायरेक्टली एड्रेस बार में जाके लिख सकते हो। और अगर आपके पास कंटेंट में आधी अधूरी जानकारी है, उससे रिलेटेड कुछ वर्ड या हिंट मिल रहे हैं आपको, तो क्या कर सकते हो, सर्च इंजन के माध्यम से। अब गूगल आ गया आपके पास, सबसे इंपॉर्टेंट है गूगल। एक और सर्च इंजन की बात करें तो अपन तो याहू का नाम सुना होगा तुमने, बीइंग का नाम सुना होगा, जो स्पेशली RSIT के रिलेटेड क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कई बार कि जो बीइंग जो सर्च इंजन है, BING बीइंग, ठीक है ना, तो वो किसके द्वारा डेवलप किया गया, तो ये ध्यान रखना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के द्वारा डेवलप किया गया बीइंग, ठीक है ना। आप सर्च करोगे, जैसे गूगल टाइप करते हो किसी वेबसाइट में, गूगल आ जाता है, गूगल के माध्यम से किसी भी सूचना को आप सर्च कर लेते हो। तो और याहू, और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा आपको मैं कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा काम में लिया जाने वाला सर्च इंजन याहू है, ध्यान रखना। और इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा सर्च इंजन काम में लिया जाने वाला गूगल है, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। अगली चीज़ लेते हैं इसके अंदर, ये आपको दिख रहा होगा, देखो गूगल, बीइंग, याहू, मैंने अभी बात की थी इसी के बारे में, तो ये आ गए सारे। उसके बाद में ईमेल आएगा, तो ईमेल की अलग से बात करेंगे अपन। ईमेल, विकीपीडिया, अच्छा इसको देख लो एक बार विकीपीडिया को, जो आपके किसी भी इन्फॉर्मेशन को सर्च करोगे आप, तो उसका फास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी इसके अंदर। और यहाँ पे डेटा मॉडिफाई भी होता रहता है और हटाया भी जाता है, जो यूजलेस डेटा होता है उसको हटा दिया जाता है, अथवा ये चीज़ें काम करते रहते हैं। जैसे आपको फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी के अंदर कुछ लेख वगैरह चाहिए, तो आपको क्या करना है यहाँ पे, सिंपली सबसे पहले तो आपको वेब ब्राउजर का यूज़ करना पड़ेगा। ये वेब ब्राउजर के अंदर आपको जैसे ये, मेरे को सारी एग्जैक्ट साइट तो पता नहीं मेरे को क्या चाहिए, महात्मा गांधी के ऊपर ऐसे वगैरह या निबंध वगैरह चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, सीधा सीधा सबसे पहले यूज़ करूँगा वेब ब्राउजर का। उसके बाद में मैं यहाँ पे सर्च इंजन का यूज़ लूँगा। सर्च इंजन में मैं गूगल, याहू और बिंग तीनों में से किसी का यूज़ ले सकता हूँ। बाइडू भी एक तरह से, एक और जो नाम बताऊँगा आपको, तो वो आ गया। अब मैं यहाँ पे सिंपली क्या लिखूँगा, महात्मा गांधी इन विकीपीडिया, और हिंदी, अगर हिंदी में चाहिए तो हिंदी में क्लिक कर दो। तो यहाँ पे मेरे को देखो महात्मा गांधी इन विकीपीडिया क्लिक करोगे तो उस महात्मा गांधी से उनका जन्म, क्या क्या उन्होंने किए कार्य, अच्छे कार्य, बुरे कार्य, जो सारी चीज़ें आपको दिख जाएगी। इस तरीके से ये आप आराम से कर सकते हो, सिंपली सर्च कर सकते हो विकीपीडिया के माध्यम से। जो मैं बात कर रहा हूँ ना इनकी, ये वाला विकीपीडिया, इसमें एनसाइक्लोपीडिया के थ्रू काम करता है एक तरह से, ये मान के चलो आप। तो ये अगला है ईमेल। पहले ईमेल को अपन इलेक्ट्रॉनिक मेल बोला करते थे, लेकिन अभी RSIT के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन बनता है वो कि ईमेल का फुल फॉर्म क्या है, तो उसमें इंस्टेंट मैसेजिंग का एक यूज़ हो रहा है वर्ड। तो आप ध्यान रखना कि RSIT में अगर आपको ईमेल का फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो आपको इंस्टेंट मैसेजिंग फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। आपका क्वेश्चन का जो आंसर हो, अगर वो नहीं है तो फिर बाद में आप इलेक्ट्रॉनिक मेल यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर आप मैसेज प्राप्त कर सकते हो, दूसरे को भेज भी सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी व्हाट्सअप वगैरह में भेजते हो आप इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद में ईमेल की थोड़ा सा मैं बता दूं तुम्हारे को पूरा प्रॉपर तरीके से कि ईमेल कैसे क्या काम करता है। तो अपन यहाँ पे चालू कर लेते हैं ईमेल को, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, तब तक अपन दूसरे टॉपिक भी देख लेंगे इसमें। ये देखो आपको दिख रहा होगा ईमेल, क्लिक करता हूँ मैं यहाँ पे, तब तक ईमेल लिखना वगैरह ये सारी चीज़ें अपन बात करेंगे अभी। ये चलने दो ईमेल को।
ईमेल बनाने के लिए आपको सीधा गूगल यानी गूगल पे जाके आपको क्रिएट जीमेल अकाउंट क्लिक कर देना, वहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन फिलअप कर देनी है। फिलअप करने के बाद इस तरीके से आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। होने के बाद में यहाँ पे आपको देखो पहला ऑप्शन दिख रहा है कंपोज। कंपोज का मतलब आपको एक वैलिड ईमेल यूजर को अगर कुछ मैसेज भेजना है तो आप यहाँ से भेज सकते हो कंपोज करके। कैसे करेंगे, क्लिक करोगे कंपोज पे, पहला ऑप्शन देख लेते हैं अपन ईमेल के अंदर। ये दिख रहा है आपको न्यू मैसेज, तो यहाँ पे 2 दिख रहा है, CC दिख रहा है, BCC दिख रहा है। तो CC का मतलब कार्बन कॉपी होगी, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका कई बार। CC का मतलब कार्बन कॉपी और BCC का मतलब ब्लैक कार्बन कॉपी, और 2 का मतलब यहाँ पे आपको जिसको ईमेल लिखना है भेजना है वो आपको यहाँ पे लिखना है सिंपली, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है जो भी चीज़ भेज रहे हो। उसके बाद में यहाँ पे मैसेज सिंपली ये जो आपका होता है शीर्षक यानी आपको भेजने वाले का नाम, सब्जेक्ट, और ये मैसेज बॉडी होती है, ठीक है। उसके बाद में अपन ने MS वर्ड के अंदर एक फॉर्मेटिंग टूल पढ़ा था, वो का वही यहाँ पे दिख रहा होगा, बोल्ड कर सकते हो जो लिखे वर्ड है उनको यहाँ पे, उसके जो लैंग्वेज साइज उसको बढ़ा सकते हो, नॉर्मल यूज लार्ज कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो उनको, कलर भर सकते हो उनको, अलाइनमेंट सेट कर सकते हो यहाँ से, ये सारी चीज़ें कर सकते हो, अंडू और रीडू भी कर सकते हो उनको। उसके बाद में यहाँ से जो दिख रहा है ये क्लिक करोगे यहाँ पे, ए जो अंडरलाइन स्पॉट दिख रहा है ये एक तरह से फॉर्मेटिंग ही है, जो आप मैसेज बॉडी में लिखते हो जो भी टेक्स्ट लिखते हो उसकी फॉर्मेटिंग है सारी, जो कि आप यहाँ से कर सकते हो। अगला है आपके पास अटैचमेंट। अटैचमेंट क्या होता है, एक ईमेल मैसेज के साथ जो फाइल जुड़कर आती है जाती है उसको आप अटैचमेंट बोलते हो। यानी PDF फाइल हो सकती है, कोई पिक्चर हो सकती है, कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, आपका मार्कशीट वगैरह हो सकती है, आपकी खुद की फोटो हो सकती है, या कुछ भी हो, तो उनको आपको अटैच करना होता है। तो क्या करना है, क्लिक करने के बाद में अब आपको भेजना है कोई फाइल आपको, तो जनरली आपके कंप्यूटर में होनी चाहिए वो फाइल। होने के बाद में क्या होना है, यहाँ पे क्लिक करोगे आप तो आपको वो लोकेशन पूछेगा कि आपकी जो फाइल है वो कहाँ पड़ी है सिंपली। तो कहाँ पड़ी है मतलब आपको लोकेशन डिफाइन करके उस फाइल को सेलेक्ट करना है और क्लिक कर देना है। क्लिक करने पे क्या होगा कि वो फाइल यहाँ पे अटैच हो जाएगी। अटैच होने के बाद सिंपली आप उसको सेंड कर सकते हो। सिंपली देखो यहाँ से ये आपका कंप्यूटर ओपन हो जाएगा। अब जो भी फाइल होगी आपकी यहाँ से वो आप क्लिक करिए, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करने में ये इमेज मेरे को भेजनी है तो क्लिक कर दिया मैंने, तो वो जो इमेज होगी वो शो हो जाएगी तुम्हारी इस तरीके से। देखो ये यहाँ पे दिख जाएगी आपको, और ये आपके इसमें अपलोड हो जाएगी। अपलोड होने के बाद ये भेज दोगे आप, तो भेजने के बाद जो दूसरा जो ईमेल जिस को भी ईमेल भेज रहे हो आप वो उसको आराम से डाउनलोड कर सकते हैं सिंपली, ठीक है। यहाँ पे आप लिंक वगैरह भेज सकते हो। ये इमोजी का ऑप्शन है वो यूज़ कर सकते हो, इमोजी जो आप इमोशन दिखाने के लिए यूज़ करते हो। गूगल ड्राइव में सेव करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर रिसेंट पिक्चर आ जाएगी तुम्हारी, और यहाँ पे शेड्यूल सेंड ये भी बात करते हैं अपना। शेड्यूल सेंड क्या होता है कि सिंपली आपको क्या करना है, आपने ऑफिस खोला 10 बजे, मान के चलो एक एग्जांपल देता हूँ आपको, और आपको कोई मेल आपको 10 बजे खोला, आपने 1 घंटे के लिए ऑफिस खोला, 11 बजे आपने बंद कर दिया, लेकिन आपको एक मेल ऐसा है जिसको आपको 4 बजे भेजना है, वो 4 बजे ही भेजना चाहिए। अब भेजना है आपको नहीं तो समय से पहले भेजना, नहीं हाथ में मिला, मतलब 4 बजे भेजनी है। लेकिन आप 4 बजे तक ऑफिस में अवेलेबल नहीं रहोगे तो क्या करना, आपको यहाँ पे सिंपली इस मैसेज पे जाना है, ठीक है, और उस पर क्लिक करना है शेड्यूल सेंड पे। 1 मिनट में इसमें रिसेप्शनिस्ट नेम लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैसे ये फॉर एग्जाम्पल ये लिख दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद में मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे और शेड्यूल सेंड पे क्लिक करता हूँ। शेड्यूल सेंड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पिक डेट कर लेना यहाँ से, और पिक डेट करने के बाद जिस टाइम को भेजना, जिस डेट को भेजना उस पर शेड्यूल सेंड पे क्लिक कर देना। क्लिक करने पे क्या होगा कि वो मैसेज उसी टाइम पे भेजने आएगा, जिस तरीके से आपने व्हाट्सअप वगैरह पे बर्थडे विश करने के लिए 12 o'clock पे भेजते हैं, उसी तरीका टाइप का है ये। तो आई होप कि तुम्हारे को समझ में आ गया होगा कि आप एक ईमेल पे कैसे मैसेज भेज सकते हो, कैसे अटैच कर सकते हो, कैसे मैसेज बॉडी में आराम से टाइप कर सकते हो, कैसे सब्जेक्ट लिख सकते हो, जो भी लिख रहे हो इसको भेजना हो यहाँ पे टाइप करना सिंपली है, और सिंपली सेंड पे क्लिक कर दोगे तो वो सेंड हो जाएगा। और अगर आपने सेंड नहीं किया है मैसेज आधा अधूरा छोड़ा तो वो कहाँ पे जाएगा, ड्राफ्ट के अंदर जाएगा मैसेज के अंदर, ठीक है। स्टार्ट मैसेज क्या होता है, यहाँ पे आपको देख 4 अलग अलग डिवाइडेशन दिख रहा हो, प्राइमरी, सोशल, प्रमोशन, अपडेट और फोरम्स, ठीक है। प्राइमरी के अंदर वो मैसेज जो आपने सेंड किसी अदर यूजर द्वारा भेजे गए मैसेज आपको यहाँ पे दिखेंगे। सिंपली जो आपको प्राप्त हुए मैसेज होंगे वो प्राइमरी के अंदर दिखेंगे। एक तरह से इनबॉक्स की बात कर रहा हूँ मैं। सोशल के अंदर कोई वेबसाइट वगैरह आपने सब्सक्राइब वगैरह कर रही है तो उससे प्रमोशन की वेबसाइट में अंदर आ जाएंगे, या सोशल के अंदर आ जाएंगे, फेसबुक से रिलेटेड जो भी है वो, या फिर कोई ऐसी साइट जो सोशल, इंस्टाग्राम हो गया, ये सारी चीज़ें, फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, इससे रिलेटेड जितने भी मैसेज होंगे वो आपके सोशल में आएंगे। प्रमोशन के अंदर जो अगर आपने कोई वेबसाइट वगैरह किसी कंपनी से रजिस्ट्रेशन वगैरह कर रखा है, उससे कुछ ऑफर वगैरह आ रहे हैं आपको, तो वो प्रमोशन के अंदर दिखेंगे। अपडेट के अंदर आपके
बैंकिंग वगैरह के मैसेज वगैरह आएंगे या बैंकिंग से रिलेटेड बैंक स्टेटमेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें आपके अपडेट में मिलेंगी। ओटीपी वगैरह भी आ जाते हैं, कई बार वेरिफिकेशन भी पूछ लेता है यहाँ पे, ये सारी चीज़ें। उसके बाद स्टार्ट मैसेज का मतलब यहाँ पे देखो स्टार दिख रहा है आपको, तारांकित होता है हिंदी में, तो यहाँ पे दिख जाएगा तुम्हारे को तारांकित। अगर आपके जो मैसेज प्राप्त हुआ या भेजा गया जो भी है, प्रमोशन में हो चाहे किसी में हो, अगर आपने स्टार्ट कर रखा, अगर आपको लगता है कि ये मैसेज आपको इंपॉर्टेंट है, तो आपके ईमेल में बहुत सारे मैसेज है, तो आपको इसको फाइंड करने के लिए क्या होता है, यहाँ पे कंट्रोल F जनरली यहाँ पे यूज होता है, लेकिन फिर भी कंट्रोल F में टाइम लग जाता है, तो आपको क्या करना है, उस मैसेज को यहाँ से स्टार्ट कर देना होता है, स्टार पर क्लिक कर देना होता है, तो फिर बाद में आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो दिख जाएगा आपको स्टार्ट मैसेज में अलग तरीके से, अलग। स्नूज्ड का मतलब क्या होता है, स्नूज्ड का मतलब होता है कि यहाँ पे आपने जो अभी जस्ट शेड्यूल सेंड का जो ऑप्शन यूज़ किया था, वो मैसेज यहाँ पे दिखेगा आपको स्नूज्ड के अंदर। जैसे अलार्म वगैरह भी यूज़ करते हैं अपन, तो वहाँ पे भी ये स्नूज्ड ऑप्शन आता है। यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट मैसेज आ जाएंगे, जो यहाँ पे क्लिक करोगे इस जगह आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ जाएंगे, सेंड कर दिया, आपके द्वारा भेजे गए मैसेज आ जाएंगे। यहाँ पे ड्राफ्ट स्पैम मतलब यहाँ से अनचाहे मैसेज जो आपको ईमेल जो आपको प्राप्त हो रहे हैं वो यहाँ पे दिख जाएंगे तुम्हारे। ये सोशल अपडेट्स सारी चीज़ें आ जाएगी तुम्हारी। एक इसके अंदर आता है ट्रेस बिन। क्या आता है, ट्रेस बिन। तो ट्रेस बिन का मतलब जो आपने डिलीट किए हैं, जैसे यहाँ पे क्लिक किया मैंने और जैसे इस मैसेज पे क्लिक किया मैंने, इसको मैंने डिलीट कर दिया यहाँ से, तो डिलीट करने के बाद वो मैसेज कहाँ जाएगा, ट्रेस बिन में। फॉर एग्जाम्पल आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं कि अगर आप खुद अपना पर्सनली कूड़ा कचरा फेंकते हो तो डस्टबिन में फेंकते हो, कंप्यूटर में कोई फाइल वगैरह आपको डिलीट करनी है तो वो रिसाइकिल बिन में जाती है, और ईमेल पे अगर कोई फाइल डिलीट की है तो वो ट्रेस बिन में जाती है, ना ट्रेस में मिलती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, यहाँ पे मोर पे क्लिक करोगे आप तो आपको ट्रेस बिन भी मिल जाएगा। ये देखो ये रहा ट्रेस, ठीक है। तो ये ट्रेस दिख रहा है आपको, यानी आपके जो द्वारा मैसेज जो डिलीट किए गए हैं वो ट्रेस में मिल जाएंगे तुम्हारे। तो ये था आपका पूरा ईमेल। और अब सिंपली अपन बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ये वेब ब्राउजर हो गए तुम्हारे। इंटरनेट की परिभाषा पढ़ ली अपन ने, कैसे इंटरनेट को एक्सेस करवाते हैं, उसके अंदर फुल फॉर्म भी पढ़ी थी अपन ने, उसको याद कर लेना, वीडियो को एक बार वापस से देख लेना। यही चीज़ें कम से कम भी 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं RSCIT के अंदर इस ईमेल से, तो एक क्वेश्चन बनना ही बनना है, ध्यान रखना इस चीज़ का। और दूसरी चीज़, आपके इंटरनेट से भी वेब ब्राउजर का पूछ लिया, कई बार यही पूछ लिया होम पेज क्या होता है, उसको वेब पेज बोलते क्या बोलते हैं, ठीक है। एड्रेस बार कहाँ दिखती है वो पूछ लिया इसके बारे में, ठीक है ना। इंटरनेट को इन्हें किस नाम से जाना जाता है, सूचना को सुपरवाइजर के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में पूछ लिया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप इंटरनेट से यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे थोड़े से क्वेश्चन वगैरह पढ़ लेते हैं अपन। अब देखो पहला क्वेश्चन है, इंटरनेट का मुख्य उपयोग क्या है। संचार के अंदर, संचार का मतलब कम्युनिकेशन का यूज़ कर सकते हो, शिक्षा के अंदर कर सकते हो आप, वित्तीय लेन देन यानी बैंकिंग वगैरह के अंदर यूज़ ले सकते हो, उपरोक्त सभी। तो सिंपल से इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अब देखो एक उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुंचने से पहले निम्न में से कौन आवश्यक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी सारे आएंगे क्योंकि इंटरनेट सेवा भी जरूरी है, इसको मोडेम भी जरूरी है, वेब ब्राउजर भी जरूरत है, और उपयोग सभी। ISP का फुल फॉर्म, ये वो सीधा सीधा क्वेश्चन हो गया है, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। वेब ब्राउजर क्या है, तो ये ध्यान रखना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसके बारे में मैंने आपको हाईलाइट किया था जब मैंने पढ़ा रहा था, ठीक है ना। DNS का फुल फॉर्म पूछा इसने, तो डोमेन नेम सिस्टम। URL का फुल फॉर्म पूछा है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। WWW का वर्ल्ड वाइड वेब। इनमें से कौन सा एक ईमेल क्लाइंट है, ठीक है ना। तो मित्रा, राउटर, जीमेल और टॉप लेवल डोमेन, तो यहाँ पे जीमेल हो जाएगा सिंपली। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन का उदाहरण है, ठीक है ना। तो पेटीएम मोबाइल वॉलेट है एक तरह से, गूगल सर्च इंजन बिल्कुल है, फ्लिपकार्ट ये एक तरह से ऑनलाइन शॉपिंग साइट है, फ्लिपकार्ट हो गया, और इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पे गूगल आ जाएगा। मोडेम का फुल फॉर्म तो मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर, ठीक है ना। तो यही एक तरह से इंटरनेट का परिचय है, तो इसको पढ़ लेना। उसके बारे में अपन उसको पढ़ने के बाद में अपन राजस्थान गवर्नमेंट की जो आपके RSCIT के अंदर जो योजनाएं, आधार हो गया, भामाशाह हो गया, ई-मित्र हो गया, या फिर जनसंपर्क हो गया, राज संपर्क हो गया, तो ये सारी वेबसाइट के बारे में पढ़ेंगे अपन। तो तब तक के लिए धन्यवाद। समय अनुकूल होना हो लेकिन बहुमूल्य हमेशा रहता है। अपने बहुमूल्य समय का सदुपयोग करें। घर बैठे RSCIT के साथ डिजिटल साक्षर बने। की ज्ञान केंद्र की जानकारी और कोर्स विवरण की जानकारी के लिए www.rkcl.in पर विजिट करें। लॉकडाउन के दौरान सरकार के निर्देशों पर अमल करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।